गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग अरविंद। ज्वाइन होने दो सबको, देन विल स्टार्ट। ओके, चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ट्राई किया सबने घर पे? यस? नो, किसी ने भी नहीं किया होमवर्क ड्यू टू सम कॉलेज वर्क? अच्छा, ठीक है। सौरभ ने होमवर्क नहीं किया ड्यू टू सम कॉलेज वर्क। बाकी लोग? बाकी किसी ने किया होमवर्क? यूट्यूब में प्रॉब्लम आ ही रहा है। कल का भी यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग था थोड़ा डिस्टरबेंस दिखा रहा था, पता नहीं क्यों। आज भी वही हो रहा है। बाकी सब चल रहा है लेकिन यूट्यूब में ही प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलो। यस, बाकी किसी ने किया होमवर्क? नो आंसर मीन्स किसी ने भी नहीं किया, सब भूल गए। हम्म, हम्म। हाँ, वो यूट्यूब वैसे ही कर दे रहा है इफेक्ट, अब क्या करे। ओके, चलो ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग अभी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 12 से ही शुरू करेंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम वन मोर थिंग कि आप लोगों ने आई होप पार्ट 2 देख लिया है। लेक्चर 59 का पार्ट 2 मैंने शेयर किया है ग्रुप में। आई होप कि आपने देख लिया है। ठीक है। दूसरा, कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जैसे जैसे बात कर लूँगा, तो मैंने बात कर लिया है।
and Jaisar will be uploading lecture 60 also, and आने वाले 2-3 दिन में वो लेक्चर अपलोड कर देंगे. एंड एज फार एज फाइनल अकाउंट्स इज कंसर्न, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, सो वो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ. आई विल टेक अप फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. ठीक है, सो आई विल कवर इट अप. तो पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं जितना है, उसके बाद वो पोर्शन भी मैं ही करवा दूंगा. ठीक है, चलिए आप सबके सवालों के आंसर्स मिल गए, फिर आगे बढ़े हम लोग, शुरू करें आज की सभा. यस, चलो. आज भी YouTube में ऐसा ही दिख रहा है, तो बस एक ही चीज है कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आ जाए बस. ठीक है, अदरवाइज मुझे अलग से एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक ये YouTube में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, चलो छड्डो, अभी कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है. यस, सो पहली बात तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आते हैं, जो कि आसान है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल वाला है. जो मैंने कल आपको कहा था कि हम लोग एक ये देखने वाले हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंटरेस्ट की बात, ये इंटरेस्ट कह रहा हूँ, डिस्काउंट की बात अगर करता हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग विद इन द लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज अ कैपिटल नेचर लॉस. इट इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर लॉस, इट इज अ कैपिटल नेचर लॉस. ठीक है, तो कैपिटल नेचर लॉस होने की वजह से मैं उसे एक साल में चार्ज करने की जगह उसे डिवाइड करता हूं विद इन द लाइफ ऑफ द डिबेंचर. तो अगर डिबेंचर 5 साल का है तो 5 साल में डिवाइड करेंगे, 10 साल का है तो 10 साल में डिवाइड करेंगे. तो उस तरह से इसे डिवाइड करना है. सो वही है, और कुछ नहीं है. तो मैंने आपको कल 2 केसेस बताए थे. एक केस में ये बताया था कि कुछ रीपेमेंट एनुअल बेसिस में नहीं हो रहा है. वी आर नॉट मेकिंग एनी रीपेमेंट ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है, रादर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे मतलब ड्यूरेशन खत्म होने के बाद, जैसे 5 साल 10 साल खत्म हो जाने के बाद वी आर मेकिंग द रीपेमेंट. बराबर. तो ये एक चीज था. दूसरा जो है, दूसरा ये है कि हो सकता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहे हैं, हर साल हम लोग थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज में अभी हम लोगों को स्टडी करके देखना है. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं रिटर्न किया तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी. तो HDC लिमिटेड इश्यूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹94, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट. 100 के डिबेंचर 94 में इशू किया, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट ऑन 1 जनवरी 2020. ठीक है, यस. Under the terms of issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years. 5 साल बाद रिडीम किया जाएगा. तो 5 साल का लाइफ है डिबेंचर का. ठीक है, from the date of the issue. Calculate the amount of discount to be written off in each of the 5 years. पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, 1 लाख डिबेंचर है. ठीक है, इस पे हम लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 का 94, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं. तो इंटू 6, 6 लाख रुपए. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया 6 लाख. अब इस 6 लाख को क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री कुछ ऐसा पास करते हैं. इफ यू रिमेंबर, हमारा जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बराबर. ये वाला जो एंट्री हम पास करेंगे, ये पास करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव. नाउ लेट अस अज्यूम कि पूरा पैसा एक साथ मिला है. ठीक है, सो वी रिसीव फुल 94 मिला है, राइट, इनटू 94, यानी हमें मिल गए हैं 94 लाख. यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चलेगा ऐसा भी. ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट. ठीक है,
कितना है? टोटल 1 CR, राइट? तो यहां पर हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को करेंगे डेबिट बाय 94 लाख जितना मिला, ठीक है। 6 लाख से डिस्काउंट को करेंगे डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट बाय 1 CR, बरोबर? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। चलो बढ़िया। सो पॉइंट इज कि मेरे पास अब ये डिस्काउंट अकाउंट बन गया, ये डिस्काउंट अकाउंट बन गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना, जिसमें 6 लाख रुपए का डेबिट पड़ा हुआ है, राइट? सो नाउ दिस इज अ कैपिटल नेचर लॉस, इसलिए इसे राइट ऑफ करना तो है, लेकिन एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर ये रेवेन्यू नेचर लॉस होता तो पूरा बिंदास पीएनएल में ट्रांसफर कर देता, लेकिन ये पूरा रेवेन्यू लॉस तो है नहीं, कैपिटल लॉस है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो कैसे करेंगे? लाइफ टाइम में करेंगे इक्वली। तो कैसा? इस साल हम लोग राइट ऑफ करेंगे इसका 1/5, हर साल 1/5 राइट ऑफ करेंगे। क्यों? 5 साल का लाइफ है। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे एंड वी विल ट्रांसफर इट टू पीएनएल। सो P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, लेकिन कितने से? 1/5 से। 1/5 कम्स टू 120, बराबर है? तो इस साल हमने पीएनएल में कितना राइट ऑफ किया? 1,20,000। बैलेंस जो रहेगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना? 4,80,000। तो ये 4,80,000 विल बी ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर एंड इट विल बी अगेन रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ करेंगे? 1/5 यानी 120। ऐसा 120 120 120 120 120 5 साल में हम लोग इसे राइट ऑफ करेंगे। दैट्स इट। यहां मॉड्यूल में सिर्फ इसका कैलकुलेशन बताया, अगर आप देख रहे हो 120 120, ठीक है, हर साल राइट ऑफ किया जाएगा। बस इतना सा था, सिंपल। आ गया सबको ये? एनी कंफ्यूजन इसमें? एनीवन? कौनो कंफ्यूजन है ई क्वेश्चन वा में? नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है। चल, तो इल्लू क्रमांक 12, ठीक है, इल्लू क्रमांक 12 क्या कहता है? HDC इशूड, अगेन वही है कंपनी, इशूड 2,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 एट रेट 9.4, एक 0 कम कर दिए और नंबर ऑफ डिबेंचर्स में डबल कर दिए, ठीक है। On 1st of January 2020, under the terms of the issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. The first redemption occurring on 31st of December 2020. ठीक है? तो क्या हो रहा है इधर? इधर हो रहा है ऐसा कि हम जो डिबेंचर है ना, उसको 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके रिपे भी कर रहा है। लाइफ 5 साल है, बिल्कुल 5 साल, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा करके रिडीम भी कर रहे हैं, ठीक है? तो अब रिडीम कर रहे हैं तो अब क्या होगा? एंट्री वही रहेगा, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बस एडिशनली एक एंट्री आ जाएगा एंड दैट विल बी ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन रिडेम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए रिडेम्पशन में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एंट्री नहीं बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो भैया जो मैंने कल आपको कहा था ना, क्या किया जाएगा? हमें देखना होगा कि कितना पैसा है और कैसे राइट ऑफ करना है, बराबर? तो देखो, सबसे पहले साल में इन द वेरी फर्स्ट ईयर पूरे 20 लाख यूज किया, 20 लाख रुपए पूरे 5 साल के लिए यूज किया, बराबर? अच्छा, 20 लाख रुपए अगर 5 साल के लिए यूज किया तो ये पूरे 20 लाख पे जो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट कितना है भैया? डिस्काउंट कितना है? 9.4। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते, पहले डिस्काउंट तो कैलकुलेट ही नहीं किया। 2 लाख इंटू 0.6, हाँ, 1,20,000 रुपए, बराबर? तो ये 20 लाख को हम लोगों ने पूरे 5 साल यूज किया, बराबर? सो इसको कैसे डिवाइड करना है? इस पे जो भी प्रोपोर्शनेट हमारा पहला जो इंटरेस्ट है, राधा मतलब हमारा तो इंटरेस्ट कह रहा हूं यार, डिस्काउंट। हमारा डिस्काउंट कितना है? हमारा डिस्काउंट है 1,20,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बराबर? 0.6 इज द डिस्काउंट। 10 रुपए के डिबेंचर को 9.4 में इशू किया, 0.6 इज द डिस्काउंट। तो 0.6 इंटू 2 लाख, 1,20,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इसको राइट ऑफ करने का है, ठीक है? तो 20 लाख को हम लोगों ने 5 साल यूज किया, तो ये जो है पहले साल का, इसे 5:4:3:2:1 इस तरह से डिवाइड करना है, या 3। तो 40,000 will be written off in the very first year,
लेकिन उसके बाद अगले साल में हम लोग हर साल डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं 1/5, है ना। 20 लाख के डिबेंचर है, 1/5 बोले तो पहले साल में रिडीम किए होंगे 4 लाख, 4 लाख दे दिए वापस। तो अब हम लोग कितना पैसा यूज कर रहे हैं? अब हम लोग सिर्फ 16 लाख यूज कर रहे हैं, सिर्फ 16 लाख, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो डिबेंचर राइट ऑफ करेंगे, वही बात वही है, वो पहली बार एक बार सोच लेना है, लेकिन 1,20,000 को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:4:3:2:1। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो जो डिबेंचर है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली यूज नहीं कर रहे, उसको थोड़ा थोड़ा करके रिपे करते जा रहे हैं। सो द अमाउंट यूज्ड गेट्स रिड्यूस्ड एवरी ईयर एंड हेंस द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ आल्सो इज गेटिंग रिड्यूस्ड एवरी ईयर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो 1,20,000 को 5:4:3:2:1 बस इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले साल 5/15, दूसरे साल गलत एरो लगा दिया, सॉरी, दूसरे साल अरे 4/15, तीसरे साल 3/15, चौथे साल 2/15 एंड आखिरी साल 1/15। दिस इज हाउ वी विल राइट ऑफ। देखते जाओ, 1,20,000 का 5/15 40,000, 1,20,000 का 4/15 32,000, 1,20,000 का 3/15 24,000, 1,20,000 का 2/15 16,000, 1,20,000 का 1/15 8,000। दिस इज हाउ वी आर राइटिंग इट ऑफ। कुछ जमा? एनी कंफ्यूजन? सो इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बस बरकरार रखना इस चीज़ को, प्रैक्टिस करते रहना। कहीं ऐसा ना हो जैसे क्लास में हमको इजी लग रहा है, फिर प्रैक्टिस किए नहीं, फिर भूल गए, फिर एग्ज़ाम में आया और हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए, और उसके बाद बाद में एकदम से बाप रे बहुत हार्ड आया था यार, फिर एकदम से याद दिलाया किसी ने, अरे अपन ने ऐसा ऐसे किया था, अरे हाँ यार ये तो किया था यार, प्रैक्टिस नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मुझे इजी चीजों से ज्यादा डर लगता है। क्या कहा मैंने? मुझे इजी चीजों से ज्यादा डर लगता है, मुझे डिफिकल्ट चीजों से डर नहीं लगता। क्यों पता है? एक ही कारण है, ये जितने हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, ये सबको आप स्पेशल मार्किंग करके रखते हो, हाईलाइट करके रखते हो, स्टार मार्क करके रखते हो, सब कुछ करके रखते हो। और ये हार्ड वाले चीजें आप एग्जाम के पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाते हो, देखते हो बार बार, हार्ड है यार, इट इज डिफिकल्ट, है ना, बार बार प्रैक्टिस करते हो। और जनरली स्पीकिंग अगर ये चीज एग्जाम में आ जाए, हार्ड वाले चीजें, तो इसमें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जो इजी वाले चीजें होते हैं, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती, कोई हाईलाइट नहीं करते, कोई स्टार मार्क नहीं रहता, है ना। तो एज अ रिजल्ट ओवरलुक हो जाता है, जब हम रिवाइज करते तो नजर ही नहीं जाता। और अगर पहले दूसरी बार नजर गया भी तो हमको वो याद आ जाता है कि अरे कितना इजी था ये, अरे ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यही होता है गड़बड़, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे कह रहा हूं, जो चीज इजी होता है मुझे उससे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। थोड़ा उल्टा भी किया करो। मैं मानता हूं हार्ड चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ड चीजों को इग्नोर करो, वो तो करना ही है, लेकिन भैया जो इजी चीजें हैं उसको भी थोड़ा कम टाइम दिया करो, लेकिन रिवाइज किया करो, देखा करो एक बार, नहीं तो पता चला वो भी आउट, याद ही नहीं आता, ठीक है। तो ये याद रखना प्लीज, ओके। देखो भूलने की भी परंपरा होती है, कुछ लोगों का फीफो लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले पढ़ा वो भूल गए। कुछ लोगों का लीफो लगता है, अभी अभी पढ़ा हुआ भूल गए, पहले का याद है। और कुछ लोग वेटेड एवरेज से सब कुछ भूलते रहते हैं, ऑन एन एवरेज हर टॉपिक पे कुछ याद है और हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ भूल गए, ठीक है। तो ये चलते रहता है, आपको अपने आप को जज करना है कि आप कैसे हो और उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं, स्टूडेंट्स अक्सर हम टीचर्स के पास आके पूछते हैं कि सर बताइए मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, क्या करूं, ठीक है। देखो भैया, हम लोग ऐसा देखते भी आजकल यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल जाता है आपको, यूट्यूब पे आपको टाइम टेबल भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, हर बंदा एक समान होता है क्या? आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात को जग के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं,
उनको सुबह उठने मत बोलो, रात को जितना जगना है जगने दो, मैं रात को जग के बैटमैन बन के बढ़िया पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात को नहीं जग सकते। सर सुबह कितने भी बजे, 5 बजे 4 बजे उठने बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फ्रेश अच्छे से पढ़ाई होती है। रात को जगने मत बोलो सर, नहीं होता मेरे से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे यार दिन हो रात हो कुछ भी हो, भाड़ में क्या, मेरे को पढ़ाई करना है मतलब करना है बस, मैं जब पढ़ना है तब मैं पढ़ के रहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दिन हो रात हो कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शर्मा जी के बेटे टाइप्स, ठीक है, जो दिन भर मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, गेम्स, तुमको बोलेंगे अरे वो लेटेस्ट वाला गेम आया, डाउनलोड किया कि नहीं, खेला कि नहीं वो गेम, अरे वो गेम में ये अपडेट आया, तूने खेला कि नहीं, क्या अपडेट आया, ये ऐसा ऐसा आया, वैसा वैसा आया। अपने को लगेगा पप्पा ये तो गेम ही खेला जा रहा है, अपन भी गेम खेलते, ठीक है। और फिर रिजल्ट वाले दिन ये भाई साहब टॉपर, बोला यार जब देखो गेम खेलता था, टॉपर कहां से बन गया ये, है ना, हम भी नक्शे कदम में चलने लग गए उसके। सो बाद में पता चलता है कि ये लोग होते हैं विद स्पेशल टैलेंट। स्पेशल टैलेंट मतलब ये भी होते हैं कैटेगरी, ये दिन रात पढ़ाई नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आपको कंटिन्यूअस किताब लेके बैठे रहेंगे, एकदम बुकवॉर्म, नहीं दिखेंगे। अब खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे, मूवी देखेंगे, बिंदास रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये थोड़े स्पेशल टैलेंटेड लोग होते हैं। मतलब कैसा होता है कि सडनली थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे, मतलब लोग 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 1 घंटा बैठेंगे, लेकिन 1 घंटा ऐसा बैठेंगे कि सीधा दिमाग में, ठीक है। रहता है कुछ लोगों में टैलेंट। तो भैया अगर हर बंदा अपना अपना टैलेंट लेके आया है, सबका टैलेंट सेम नहीं है, तो सबका टाइम टेबल कैसे सेम हो सकता है, इतना याद रखना। यू आर योर बेस्ट जज। कैसे पढ़ना है ये मैं नहीं बोल सकता, ये कोई और भी नहीं कह सकता, ये आपको खुद को तय करना है। आपको खुद को देखना है कि मैं किस तरह का बंदा हूं, ठीक है। आपको मालूम है कि आपको सक्सेस तक पहुंचना है, आपको क्लियर करना है, तो उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल है, ये बात है। पढ़ाई करना है, उसके बगैर हम लोगों को वो सक्सेस नहीं मिलने वाला, ये बात तय है। तो भैया जो करना है वो करना है, उसको किस तरह से करना है ये आपको खुद को अपने बारे में जज करना होगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया एज यूजुअल, ठीक है। एक मिनट रुक जाना। हेलो, आवाज आ रहा है क्या, कुछ चेंज हुआ क्या, बताओ तो मुझे। आवाज आ रहा है ना, हाँ। कुछ डिफरेंस हुआ क्या, मतलब मेरे आवाज में पहले के कंपैरिजन में अभी कुछ अलग कुछ आवाज आ रहा है क्या। अच्छा, नहीं यहाँ से कुछ एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसके मुताबिक एक चेंज किया, तो वही सोचा कि कुछ अलग हुआ होगा, कुछ अलग हुआ ही नहीं। क्या मालूम यार, समझता नहीं है कुछ कुछ क्या क्या होता रहता है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाना। सॉरी हाँ,
एक मिनट, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो आखिर में आता है इंटरेस्ट। अब मुझे बताना, बिफोर वी गो टू इंटरेस्ट, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ आप लोग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये जो लॉस मैंने बताया, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया और मैंने आपसे पूछा था शुरू में ही कि कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। पहले ये सोच लेना, अकॉर्डिंगली उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोगों ने देखा कि दिस इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड अकॉर्डिंगली हमने उसका ट्रीटमेंट सीखा। अब मैं आ रहा हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो मुझे सोच समझ के बताना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? सोच समझ के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इज इट ऑफ कैपिटल नटूरे कि रेवेन्यू नटूरे? आई मीन नेचर। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर? अच्छा, सो सौरभ, ऐशानी, विश्वजीत और हाँ बस आप लोग फील कर रहे हो कि इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। वैभव एंड अरविंद यू फील दैट इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। चलो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहले मैंने मान के चलो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स, बराबर। मान लो दिस इज 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर बोले तो 12% हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मेरा पहला इंटरेस्ट कितना होगा? 1,20,000। कैसे निकाला सर? 10 लाख रुपए पे 12% निकाल लिया, एज सिंपल एज दैट, बराबर। चलो, कैन आई से दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर? अच्छा, ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ईयर, सो डिपेंडिंग अपॉन द सेम थिंग, कुछ रीपे हुआ क्या? ठीक है, पहले एक ही बात देख लेना है कि क्या कुछ रीपेमेंट हुआ है। लेट अस अज्यूम कि रीपेमेंट नहीं हुआ। अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो उसे ही 10 लाख रुपए पे अब मैं 12% फिर से निकालूंगा, 1,20,000। ठीक है, क्यों फिर से निकाल रहा हूं यार? पिछले साल तो दे दिया था, है ना? सोच के देखना, 10 लाख रुपए पे मैंने 12% यानी 1,20,000 तो पहले साल में दे दिया है कि नहीं? तो मैं दूसरे साल में क्या फिर से 1,20,000 दूंगा कि नहीं दूंगा? सोच के बताना आप लोग। इन द सेकेंड ईयर क्या मैं वापस से 1,20,000 दूंगा डिबेंचर होल्डर्स को, किससे पहले साल में 1,20,000 रुपए दूंगा? दूसरे साल में भी देंगे? अरे अच्छा, व्हाट अबाउट, मान लो 5 साल का लाइफ है, व्हाट अबाउट थर्ड ईयर, व्हाट अबाउट फोर्थ ईयर, व्हाट अबाउट फिफ्थ ईयर? हर साल देंगे क्या? अरे हर साल हद हो गई यार, 1,20,000, 12% बोला था आपने, बराबर 12% बोला था ना, तो 12% मैं हर साल देता रहूंगा, ये क्या बात होगी? मैं वन टाइम दे देता हूं ना, हर साल देना पड़ेगा? यस, हर साल देना पड़ेगा क्योंकि दिस इज पर एनम। 12% इज पर एनम, यानी मुझे हर साल इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, है ना? कहने का मतलब कहने से कि दिस 12% यानी 1,20,000 इज माई एनुअल एक्सपेंस, ये हर साल देना पड़ रहा है। दिस इज रिकरिंग इन नेचर, बराबर। तो इसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू इन नेचर कि कैपिटल इन नेचर? अगर मुझे कोई खर्चा रिकरिंग बार बार लग रहा है, हर साल लग रहा है, then this will be regarded as a expenditure which is revenue in nature, not capital in nature. ठीक है? ऑन द अदर हैंड जरा सोच के देखना, मैं यहां पर अगर कहता कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर है जिसको मैंने 1,20,000 सेम अमाउंट ले रहा हूं, 1,20,000 के डिस्काउंट में इशू किया, ठीक है, यानी मेरे पास 8,80,000 रुपए आए, ठीक है, ऐसा कहा मैंने, तो मुझे बताना ये जो डिस्काउंट मैंने कहा
डिस्काउंट में इशू किया, क्या ये 1,20,000 का डिस्काउंट हर साल आएगा? पहले साल भी 1,20,000 का डिस्काउंट, दूसरे साल फिर से डिस्काउंट, तीसरे साल फिर से डिस्काउंट, कि दिस इज म्यूट माइक्स। किसका माइक ऑन है? अच्छा ठीक है, सबके माइक म्यूट हो गए। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हर साल देना पड़ता है हम लोगों को, नहीं देते हैं हम, हर साल नहीं देते। दिस इज वन टाइम, दिस इज वन टाइम, ठीक है, वन टाइम फॉर यूज ऑफ 5 years या 10 years, जो भी लाइफ है ना। इसलिए इसको हम लोगों ने कैपिटल नेचर का माना था और 5 साल में डिवाइड किया था। वो एक बार में खर्चा किया लेकिन 5 साल के लिए किया। यहां हर साल के लिए अलग खर्चा कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 1,20,000 दे रहा हूं क्योंकि मैंने वो 10 लाख रुपए पहले साल में यूज किया। दूसरे साल में फिर से 1,20,000 दे रहा हूं क्योंकि वो 10 लाख रीपे थोड़ी ना किया, वो 10 लाख तो मैं अभी भी यूज कर रहा हूं। So if I'm using that again for the second year, I have to pay interest for the second year. Don't forget that interest is basically a charge that is paid for the use of money. So if I'm using money, I have to pay interest. जम रहा है? So this is of revenue nature. पहली बात, ठीक है। अब revenue nature का है मतलब यार इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे बाकी खर्चों का होता है। बाकी खर्चों का होता है मतलब, चलो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने सैलरी दिया किसी को, एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। दो में से कोई एक होगा। अगर पैसे दे दिए तो टू कैश या बैंक ऐसे केस में भी, और अगर पैसे नहीं दिए देन इन दैट केस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल, बरोबर ये होगा ना। तो भैया इधर सैलरी की जगह डाल देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इधर अगर देखने का है तो ये कौन से नेचर का है? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर्सनल नेचर का है, रियल नेचर का है कि नॉमिनल है? बताइए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो सिंपल, है ना। अच्छा मुझे बताना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल कि नॉमिनल? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर्सनल है कि नॉमिनल है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रियल, अरे पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों आ गए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखो मैं इंस्टीट्यूट जैसा रोल प्ले कर रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, जरा कंफ्यूज मत होना, आराम से देखो क्या है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने नॉमिनल अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, खर्चे को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये ट्रांजैक्शन देखो कैसा हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो बेसिक्स ईजी है। बेसिक्स का गड़बड़ ये है कि वो ईजी है, स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक है। तो वो इग्नोर हो जाता है, और वो इग्नोर हो जाता है तो आगे चल के गाड़ी अटकती है। तो इस पर ध्यान देना। देखो कैसा हो रहा है, बेसिक्स पे आ रहा हूँ वापस, ठीक है। वापस नहीं, मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स। ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, बराबर। कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि भैया डिबेंचर होल्डर के पैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बदले में हमें इनको इंटरेस्ट देना है, बराबर। तो बेसिकली मैं इनको दे रहा हूं पैसा, मैं इनको दे रहा हूं पैसा। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि भैया इनकी तरफ से मुझे लोन के फॉर्म में कुछ पैसा मिला। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग समथिंग कॉल्ड एज एन इंटरेस्ट। एक तरफ मैं मेरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं मेरा पेमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नॉर्मली, ओके।
लेकिन किंतु परंतु अगर हम लोगों ने ये पेमेंट नहीं किया तो भैया मैंने ये नॉमिनल अकाउंट को ऑलरेडी इधर रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मुझे वचन देना होगा कि भाई साहब मैंने अभी पेमेंट नहीं किया, लेकिन प्रॉमिस आपको पैसे दूंगा, 100% पैसे दूंगा, डुबाऊंगा नहीं, प्रॉमिस करना पड़ेगा ना भैया। गेटिंग मी? सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ऑब्लिगेशन, you have to recognize your obligation towards the debenture holders। तो भैया एक एस्पेक्ट इज डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, खर्चा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट इज माय सेकंड एस्पेक्ट? सेकंड एस्पेक्ट इज ईदर आई एम मेकिंग द पेमेंट, इफ आई एम मेकिंग द पेमेंट देन कैश या बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर्स। तो ये जो क्रेडिट आप कर रहे हो ना, इंटरेस्ट पेबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसे नाम से, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। समझ रहे हो बात को? सो सिंस दिस रिप्रेजेंट्स द डिबेंचर होल्डर, आपने क्या किया? क्रेडिट किया। रूल क्या कहता है? क्रेडिट किसको करते हैं? जिसको पैसे पेबल होते हैं। तो यहां पे डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पेबल है, इसलिए आपने उन्हें क्रेडिट किया। यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है? क्लियर हुआ? सो सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अगर पैसे दे दिए ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पैसे दे दिए तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ठीक है? और अगर नहीं दिए तो अलग अलग चीजें हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट पेबल, या सीधा सीधा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है? तीनों अकाउंट सेम है, तीनों सेम है, बराबर। कौन से तीनों? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम दो, या इंटरेस्ट पेबल कहो, या डिबेंचर होल्डर कहो, तीनों सेम है। कैसे तीनों सेम है? अरे भैया तीनों तो डिबेंचर होल्डर की बात कर रहे हैं ना अपन। एक तरफ डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दूसरी तरफ उसको रिप्रेजेंट करते हुए दो तरह के अकाउंट बनाए, यानी इंटरेस्ट पेबल या तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो डिपेंड्स, आप तीनों में से कोई भी नाम यूज करो, यू आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर होल्डर, यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर। तो एक तरफ खर्चा, दूसरी तरफ योर ऑब्लिगेशन, दैट्स इट। ठीक है? चलो देखो एंट्रीज क्या दिख रहा है। पहला एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पहले मैंने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया, टू डिबेंचर होल्डर, ऑब्लिगेशन। ठीक है? बाद में ऑब्लिगेशन मीट करेंगे। ठीक है? जब ऑब्लिगेशन मीट करेंगे तो भैया कंपनी एक ऐसा हस्ती है जिसके ऊपर सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है? टीडीएस का नाम सुना है? पहले कभी फेस किया है टीडीएस? नहीं किया है तो बता देता हूं, अगर मालूम है तो फिर ठीक है, नहीं मालूम है तो मुझे बता दो, तो फिर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा टीडीएस के बारे में। नहीं पता? ओके, चलो टीडीएस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है? मैं वापस लौट के आऊंगा इसमें। हाँ, पहले टीडीएस के बारे में बताता हूं। देखो टीडीएस की कहानी कैसी है कि टीडीएस का जन्म हुआ हम इंडियंस की इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वी इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है? देखो फिरंगी देशों में होता यह है कि हम कानून कायदे बनाते हैं और वो लोग होते हैं एक नंबर के गधे। आई मीन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब जैसा बोलना है बोलो। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर कानून कायदे बनाए तो वो लोग ईमानदारी से, ये लॉ है, वी हैव टू फॉलो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल का रूल बन गया उनके लिए, बेटा रेड सिग्नल हुआ ना तो वो स्टॉप लाइन रहता है, वो स्टॉप लाइन के पीछे जाके खड़े रहने का। ये लोग बोलते हैं हाँ यार ये लॉ है, ठीक है, चुपचाप अपन रहेंगे खड़े। ठीक है? लेकिन वी इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए भी लॉ बना, रेड सिग्नल, रेड लाइट जला तो रुकने का। ठीक है? पहले तो स्टॉप लाइट अपने को दिखता ही नहीं, कहां है स्टॉप लाइट। ठीक है? दूसरा, अगर वो रेड है भी तो भी अपन देखेंगे, है क्या रे बाबा, हवलदार है क्या, कोई नहीं है ना, तो कहीं को रुक रेगा, निकलो, बराबर। अच्छा हवलदार भी है तो भी अपन दिमाग लगाएंगे, एक काम करने का, इधर से लेफ्ट लेने का, यू टर्न लेने का, फिर से लेफ्ट लेने का, निकल जाने का। दिस इज इंडियंस। हम लोग कोई भी चीज को सीधे साधे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है? तो यही एक गड़बड़ आया टैक्स को लेके। ठीक है? टैक्स को लेके क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करो। देखो एक भाई साहब है मिस्टर ए,
एक भाई साहब है मिस्टर बी, ठीक है। ए ने बी को मान लो 20,000 रुपए दिए, ए ने बी को 20,000 रुपए दिए। मुझे बताओ किसने पैसे कमाए, ए ने कमाए कि बी ने कमाए? ए ने बी को 20,000 रुपए दिए, पैसे कमाए किसने? बी ने कमाए, है ना। ही इज अर्निंग, है ना। तो इसके लिए ये हो गया इनकम, और इसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। इसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना इनकम टैक्स कौन भरता है? इनकम टैक्स कौन भरता है? कहना ऐसे द बंदा जो इनकम कमाता है, सिंपल एज दैट, जिसका इनकम हुआ, ठीक है, जिसने इनकम कमाया उसको टैक्स भरना पड़ता है। ये याद रखना, ऐसा नहीं होता कि जिसने खर्चा किया उसको टैक्स भरना पड़ता है, नहीं, बेचारा खर्चा भी कर रहा है टैक्स भी भरेगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर जो इनकम कमाता है उसको भरना पड़ता है टैक्स, ठीक है। सो मान के चलो ये 20,000 पे 10% टैक्स है, मान लो ऐसा। टैक्स के तो रेट खैर अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा मान लो कि ये 20,000 पे 10% टैक्स है, मान लो, ठीक है। यानी 20 ये गर्मी के दिनों का बड़ा प्रॉब्लम है ना बाबा, थोड़ा सा मतलब एसी कंटिन्यूस ऑन करके रखो तो ठंडी लगती, और एसी बंद कर दो तो कैमरा अटक जाता, फिर से चालू करो तो भी कैमरा अटक जाता। क्या क्या नाटक रहता पता नहीं। खैर चलो, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो यहां पर, अरे यार स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखना, आइडियाज दे देता हूँ यार मैं भी बहुत। चलो चलो लौट के आते हैं। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि यहां पर इनकम कमाने वाला कौन? बी, ठीक है। अगर इनकम कमाने वाला बी है तो टैक्स भरेगा कौन? बी, बराबर। मान लो 10% टैक्स है तो फिर वो 2,000 भरेगा कौन? बी, ठीक है। लेकिन मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। होता क्या है, टैक्स भरने की इच्छा हमारी किसी की होती है क्या? आपकी है क्या? मेरी है क्या? इच्छा की बात करो, भरते हैं कि नहीं भरते वो बात की बात है। इच्छा होती है क्या भरने की? इच्छा किसी की नहीं होती, ठीक है। हम लोगों को अक्सर ये लगता है यार मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, मैं पैसे की दूं, है ना, नहीं देने की इच्छा होती है। तो ये भी वैसे ही है, ही इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो ये भी चोरी करने की कोशिश करेगा। देखो कानून तो है, भरना तो पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। मतलब टैक्स एक तरफ से हफ्ता वसूली जैसे ही हो गया, वैसे ये हफ्ता नहीं है, सालाना है, ठीक है। जैसे भाई लोग आगे बोलते रहे तेरे को इस इलाके में रहने का है तो हफ्ता देना पड़ेगा, क्या भाई लोग आगे बोलते हैं। तो वैसे हमको सरकार आके बोलेगे तेरे को देश में रहने का है तो सालाना टैक्स देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा भैया, क्या करे अभी। तो ये अगर बचने का है तो चोरी करेगा, घपला करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। गड़बड़ कैसे करते हैं? बहुत सारे अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस 20,000 को छुपाएगा, ही विल नॉट शो हिडन इनकम, ठीक है। कैश में लेगा, छुपा देगा। कैश में लेते तो उसको छुपाना पॉसिबल है, बैंक में लेते तो फिर छुपाना पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्ड में आ जाता है। कैश में लेते तो छुपाना पॉसिबल है, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। व्हाट इज ब्लैक मनी? छुपाया हुआ पैसा, कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है, चुपके से मैंने ले लिया, किसी को बताया नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। तो इस ब्लैक मनी पे हो क्या रहा है? बी टैक्स बचा रहा है। ये वो 2,000 बचाने के लिए इस ट्रांजैक्शन को छुपा देगा, दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम गहराई में जाके इसको चेक करें तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे कानून कायदे इतने स्ट्रांग है, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि ये गड़बड़ वो पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि वक्त लगेगा, एकदम से पकड़ में नहीं आता। और एट द सेम टाइम अभी मैंने क्या कहा, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। यार कितनों को पकड़ोगे? ऐसी चोरी तो सब कर रहे हैं। इसने 2,000 की किया, किसी ने 20,000 की किया, किसी ने 2 लाख का किया, किसी ने करोड़ में किया। कोई विजय माल्या है, कोई क्या नाम है, मेहुल चौकसी है, ये है वो है। अरे
भरे पड़े हैं यार, ये बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा घोटाला किया इसलिए नजर में तो भी आ रहे हैं, नहीं तो छोटे मोटे घोटाले करने वाले तो भरे पड़े, किस किस को पकड़ेंगे? किडिंग मी? सो एज अ रिजल्ट सरकार ने बोला यार ये बड़ा झमेला वाला काम है, एक काम करते हैं, लेट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, टीडीएस। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब ये है कि ये चोरी कौन करेगा? बी। घपला कौन करेगा? बी, क्योंकि इनकम किसने कमाया? बी। तो वो प्रॉब्लम की जड़ है बी। तो एक काम करो, बी को बोलो एक काम कर, तू टैक्स मत भर, तेरा जो टैक्स है 2000 रुपए, ये हम ए को कहेंगे कि जब वो तुझे पैसे देगा, सोर्स जब वो तेरे पास आ रहा है, उसी वक्त तेरा टैक्स, किसका टैक्स? बी का टैक्स काट लो, काट के इसको सिर्फ 18,000 दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 20,000 में से 2000 क्या है? बी का टैक्स काट लो और बी को सिर्फ 18,000 दो। ठीक है? अब बी कुछ नहीं कर सकता, वो ए की जिम्मेदारी है। ठीक है? अब ये जो ए के पास 2000 रुपए आए, इसने 20,000 देने थे, 2000 काट के दिए ना, यानी 18,000 दिए, 2000 बचे ना इसके पास। तो ये जो 2000 है इसकी क्या करेंगे? पार्टी नहीं करेंगे। ये ए के ऊपर, ये बी को नहीं, ये ए को पकड़ रहे हैं अभी, ये ए के पास आ रहे, किसको? जो पेयर है उसको। ये बोलेंगे उसका टैक्स तू काट और हमको दे। किडिंग मी? यस, जीएसटी में भी यही होता है, लेकिन दिस इज फॉर डायरेक्ट टैक्स, दैट इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में और बहुत कुछ अलग भी होता है। दिस इज फॉर डायरेक्ट टैक्स, दिस इज प्योरली टीडीएस। ठीक है? दोनों में कुछ अलग है, एकदम सेम नहीं है, लेकिन हाँ मिलता जुलता जरूर है। ठीक है? क्या समझ में आया? कि बी का टैक्स हमने काटा, सरकार को दे दिया। किडिंग मी? ऐसे ही कुछ हो रहा है। अब हाँ, यहां पर आप लोग भी कहेंगे कि सर टेंशन नहीं है, आगे चल के ये सब भी चीजें हुए थे जब टीडीएस आया था। उसके बाद कैसा हुआ? बी गया ए के पास, जाके बोला तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, दोस्त के साथ गद्दारी करेगा, समझा ना? ऐसा नहीं करना। देख, जैसा मैं छुपाता था अब तू छुपा, बताई मत कि तू मेरे को पैसे दे रहा है। तू बताएगा ही नहीं तो तेरे को टैक्स भी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये सब हुए, बहुत सारी चीजें हुए। इंडियंस है यार, सीधे सीधे एक्सेप्ट करते ही नहीं अपन कोई चीज। ठीक है? तो एज अ रिजल्ट यहां पर क्या हुआ? देखो, सरकार ने कानून ऐसा बनाया कि देख भाई, ये जो चीज है ये उसके लिए इनकम है, तेरे लिए खर्चा है, बरोबर? ये तेरे लिए खर्चा है। बोले तो जब तू अपना पीएनएल बनाएगा, इधर इनकम लिखेगा, इधर एक्सपेंस लिखेगा, बराबर? लेट अस अज्यूम कि तेरे इनकम है 5 लाख, ठीक है? तेरे खर्चे हैं 3 लाख, ठीक है? कितना बचा? 2 लाख। अब ऐसे में तेरा एक और खर्चा है जो अभी ये वाला है, कितना? 20,000। खर्चा कितने का है? 20,000 का ही है ना? 18,000 का है क्या? ए के लिए खर्चा 18,000 का है कि 20,000 का है? बताइए। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ए के लिए खर्चा 18,000 है कि 20,000 है? 20,000। ठीक है? ए को पूरे 20,000 देने पड़ रहे हैं। ओके? 2,000 काट भी रहे, लेकिन वो सरकार को देना पड़ रहा है ना, अल्टीमेटली उसका खर्चा 20,000 है। ठीक है? तो सरकार ने कहा कि भाई साहब, आपको ये खर्चा यहां पर हम तभी डेबिट करने देंगे जब आपने बराबर टीडीएस काटा है और हमको दिया है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो हम आपको ये खर्चा यहां पे डेबिट नहीं करने देंगे। वी विल नॉट अलाउ दिस एक्सपेंस। ठीक है? बात को समझो, फर्क देखो कैसा हो रहा है। देखो, जरा समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये एक्सपेंस अलाउ हो गया, तो इसका प्रॉफिट कितना बता मुझे? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना बचा? 180। 5 लाख माइनस 3 20, 180। मान लो कि 10% टैक्स है, कितना टैक्स भरेगा ये? 18,000। ठीक है? एक्चुअल रेट्स कुछ अलग होते हैं, बहुत कुछ होते हैं टैक्स में, ये ऐसे ही सिंपल बनाने के लिए बता रहा हूं। 18,000 टैक्स भरेगा, बराबर? अब जरा ध्यान से देखना, ये एक्सपेंस पे टीडीएस काटना जरूरी है। अगर इसने टीडीएस नहीं काटा तो ये गायब हो जाएगा, सरकार अलाउ नहीं करेगा। अगर वो छुपाता है, वो दिखाता ही नहीं है, तो ये खर्चा दिखेगा ही नहीं यहां पे।
तो खर्चा ही नहीं दिखेगा, तो इसका प्रॉफिट कितना नजर आएगा फिर? ध्यान से देखना, 2 लाख। 2 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 20,000। बात को समझो, 20,000 ज्यादा दिख रहा है, और ये 20,000 पे 2,000 ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। मतलब इफेक्टिवली क्या हो गया? इफेक्टिवली ऐसा हो गया कि अगर ये चोरी करता है तो बी को जो टैक्स भरना था वो ए को अपने जेब से भरना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? सरकार ने कहा कि होंगे भाई तुम इंडियन हो, तुम लोग इंटेलिजेंट, लेकिन ये मत भूलो कि हम भी इंडियन है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंडियन, वो भी तो इंटेलिजेंट है। देर आए दुरुस्त है, लेकिन दिमाग वो भी लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया, और ये रूल बनाने की वजह से अब अगर बी जाएगा ए के पास कि भाई तू मेरा दोस्त है ना, बोला अबे दोस्ती की भाड़ में, तेरा टैक्स मैं क्या को भरूंगा, मैं ही नहीं करता कुछ, निकल यहां से। Getting me? ऐसा किस्सा है। ओके, सो चलो, हम तो अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, हमारे लिए अकाउंटिंग से ज्यादा और कुछ बाकी सब भाड़ में गया। तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा कि मेरा खर्चा है 20,000 का, तो खर्चे को डेबिट करेगा 20,000। ठीक है, इसमें से इसको बी को पेबल कितना है? बी को पेबल है सिर्फ 18,000। समझ रहे हैं? तो बाकी के 2,000 क्या है? बाकी के 2,000 टीडीएस है, जो सरकार को पेबल है। तो सरकार को पेबल है, तो क्या सरकार अकाउंट बनाऊं, गवर्नमेंट अकाउंट बनाऊं, या स्वयं नरेंद्र मोदी अकाउंट बनाऊं? नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं बनाते हम लोग इसकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? टीडीएस पेबल। जब भी रिसीवेबल, पेबल, आउटस्टैंडिंग ऐसे कुछ भी वर्ड्स नजर आए, समझ जाना कि दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। So TDS payable account is a representative personal account representing the account of the सरकार। गया दिमाग में? लौट के बुद्धू घर को आए। आ जाओ अभी, क्या हो रहा है यहां पे? देखो भैया, हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर की तरफ रिकॉग्नाइज कर लिया 20,000 रुपए देना है, ये ऐसा कर लिया, खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया, डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया। लेकिन डिबेंचर होल्डर को पूरे 20,000 नहीं देंगे, 2,000 टीडीएस काटेंगे और 18,000 रुपए देंगे। समझ में आ रहा है? ये 2,000 क्या किया? टीडीएस पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी I am recognizing that as a separate liability towards the government। ये सरकार का अकाउंट है, यहां ये 2,000 पड़े रहेंगे। 2,000 मतलब क्रेडिट उनको किया जाता है पर्सनल अकाउंट में जिनको पैसे पेबल होते हैं, तो ये 2,000 पेबल करके दिख रहा है। ठीक है, आगे चल के जब भी हम पे कर देंगे तो इस अकाउंट को कर देंगे डेबिट और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। दिस इज व्हाट इट इज, टीडीएस पेबल टू बैंक। जमा। और ये पूरे कहानी में इकलौता रेवेन्यू नेचर का, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी, इकलौता रेवेन्यू नेचर का जो मेरा एक्सपेंस है, क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, इसको क्लोज करना होता है। हम हर नॉमिनल अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करते हैं। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग इट टू P&L। ठीक है, अब P&L में कितना ट्रांसफर करना, पूरा करना कि थोड़ा थोड़ा करके करना, दैट इज व्हाट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। अगर कैपिटल नेचर का होता है तो थोड़ा थोड़ा करके करते, ये रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए पूरा विल बी ट्रांसफर टू P&L। तो देखो, P&L में हम लोग पूरे 20 को ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या हो रहा है? वी आर क्लोजिंग दिस इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट को जहां पे हमने पहले डेबिट किया हुआ था, दिख रहा है? इंटरेस्ट जिसको हम लोगों ने पहले डेबिट किया हुआ था, उसी इंटरेस्ट को अब हमने क्रेडिट कर दिया और हमने इसे कर दिया क्लोज। जमा। बिल्कुल आता है, क्यों नहीं? बट मोस्टली डिबेंचर के क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते हैं, 10 मार्क के लिए नहीं पूछते ज्यादातर। क्यों पूछ रहे हो डिबेंचर के क्वेश्चन आता है कि नहीं? मतलब तुम चाहते हो कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? व्हाट डू यू वांट?
आना चाहिए, शेयर्स पे ही आना चाहिए कि डिबेंचर्स पे आना चाहिए? शेयर्स से थोड़ा अच्छा है ओके लेकिन है सेम ही, जहां तक आप देख रहे हो पूरा सेम ही है ऑलमोस्ट। उल्टा डिबेंचर में ये इंटरेस्ट एडिशनल आ गया, शेयर्स पे डिविडेंड आता है जो अपन ने नहीं देखा अभी, नहीं है अब। ये जब भी अटकता है ना, अभी जल्दी से डर के मारे भाग के पट से एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो मेरे को ना सौरभ पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, ये पक्का स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ, इसमें फॉरफीचर नहीं है, नहीं है फॉरफीचर। जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट ये तब आता है जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में देखते हैं, डिबेंचर के पैसे भी इंस्टॉलमेंट में आते हैं, तो इंस्टीट्यूट उतना ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। मतलब करने को हम लोग देख सकते हैं सब चीज़ें, लेकिन ऐसे देखने जाए तो बहुत कुछ है। वैसे हम लोग शेयर्स में हम लोग ऑलरेडी सब चीज़ों को देख चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली कैसा है पता है कि अकाउंट्स ना एक अलग ही दुनिया है, इतना ज़्यादा है इसमें सीखने लायक, इतना कुछ है कि यार कितने भी वक्त पढ़ो कम ही पड़ता है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, अपने को ख़त्म करना होता है, ये टाइम तक ख़त्म करने का है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैंने जितना आपको बताना चाहिए था उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ से आपके लिए अच्छा भी है, इफ़ यू आर गेनिंग नॉलेज दैट्स नॉट बैड, अच्छा भी है, लेकिन बुरा भी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है, इसलिए मुझे अभी जल्दी भी ख़त्म करना है, इसलिए मैं अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो काम के नहीं है। अभी जितना सिलेबस में उतने में ही फोकस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आ सकता है इसमें भी फॉरफीचर, बिल्कुल आ सकता है, और अगर आया तो फिर ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शेयर्स में देखा था, ठीक है। सौर क्या विश्वजीत, समझा नहीं? यस सर, ओके चलो ठीक है। सो लेट अस सी नाउ इल्लू क्रमांक 13। अच्छा मिस्टेक, ठीक है। तो इल्लू क्रमांक 13 क्या कहता है? अ कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 लाख एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट में इशू किया है ऑन 1/1/2017। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% was payable on 30 जून एंड 31 of दिसंबर, ठीक है। All debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years period at 5% प्रीमियम, सब कुछ एक साथ दे दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक ही बात का ध्यान रखना, कैलकुलेशंस, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन में एंट्रीज में कोई गलती नहीं करेगा, पक्का। इसमें गलती होगी तो कैलकुलेशन में गलती होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना, एंट्री कर लोगे आप लोग, मेरे को यकीन है आप लोगों पे, पूरा विश्वास है, एंट्रीज में कोई गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या करने का है। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन के पैसे मिले, बरोबर। तो कितने पैसे मिले एप्लीकेशन के पैसे? डिबेंचर फेस वैल्यू 10 लाख, अरे यार इंडिविजुअल पर डिबेंचर रेट नहीं दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, 10% डिस्काउंट में दिया ना, तो 10 लाख पे 10% माइनस कर दिया, 1 लाख माइनस कर दिया, 9 लाख रुपए मिले, ठीक है। सो 9 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, अपन लिख ले क्या इसको, लिख ले। चलो आप लोग लिखो, मैं बताता हूं आपको, राइट डाउन। थोड़ा लिख के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट डाउन एवरीबडी। ओके लिखो, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
9 लाख, 9 लाख, ठीक है। ओके, उसके आगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कोई बता सकता है कितना है लॉस? टोटल लॉस, टोटल लॉस एक्सेलेंट, वेरी गुड, 1,50,000। आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो ना? मॉड्यूल के आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो? मैंने तो छुपा दिया है, लेकिन मॉड्यूल आपके पास भी है। चलो वेरी गुड, 1,50,000। एक तो डिस्काउंट ऑन इशू 1 लाख, दूसरा वो प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं 50,000, वो भी तो लॉस है। तो ये दोनों मिला के टोटल 1.5 लाख रुपए का लॉस है। सो लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1.5 लाख रुपए। यस, बिल्कुल सही जवाब। लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए। ओके, यस। 2 12% डिबेंचर 10 लाख, 12% डिबेंचर 10 लाख। 2 रिडेम्पशन प्रीमियम 50,000, रिडेम्पशन प्रीमियम 50,000, ठीक है। चलो, ये डिबेंचर इशू हो गया, ठीक है, जर्नी शुरू। इसके बाद 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद, 1 साल बाद अपने को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बरोबर। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री, चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने पे? 12% कैलकुलेट करेंगे 10 लाख पे, 9 लाख पे कि 10.5 लाख पे? इंटरेस्ट कितने पे करेंगे? 12%, 10 लाख पे, 9 लाख पे कि 10.5 लाख पे? 10 लाख पे, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू, आपको पैसे कम मिले हो, ज्यादा मिले हो, कुछ भी मिला हो, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट आएगा। तो 10 लाख पे कितना आएगा? 12%, यानी 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 से एंट्री पास करेंगे। यहां से देख सकते हैं, यहां से कोई टेंशन नहीं अभी, ठीक है। ये इनिशियल पार्ट में इन्होंने कुछ अलग किया था, इसलिए अलग से लिखवाया था आपको। अब यहां से अपन देखते हुए चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, तो कैसा हो रहा है? सबसे पहले इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो 1 लाख, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया है ना शायद। हाँ देखो, 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी हाफ ईयरली पे कर रही है इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो फिर आधा आधा करके, पहला एंट्री आएगा 30 जून को, 30 जून को हम लोग देंगे 60,000 रुपए, आधा, यस 6 मंथ्स, बिल्कुल। सो आधा पे करेंगे, ठीक है, 60,000। 60,000 का एंट्री क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बरोबर। 2 डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को कितना देना है? 10% टीडीएस काट के देना है। ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना, टीडीएस 10% काटने का है, बराबर। ये 10% किसका होगा? ध्यान से देखना, पहले तो आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू पे, 10 लाख का 12%, उसके बाद 6 महीने का है इसलिए आधा कर दिया, 60,000। अब ये जो पैसे देना है, ये 60,000 रुपए, ये 60,000 पे 10% टीडीएस काटना है। तो 60,000 का 10% विल बी टीडीएस, ठीक है। गलती से वो पूरे 1,20,000, सॉरी 10 लाख का 10% मत निकाल लेना, गलती से ध्यान रखना इसको। तो जो आप पे कर रहे हो उसका 10%, तो 60,000 का 10%, 6,000 रुपए टीडीएस, बाकी के 54,000 विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। जमा कि नहीं? एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 60,000, डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं 54,000 और सरकार को देने हैं 6,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट की एंट्री, बैंक डेबिट, सॉरी डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। उसके बाद 31 दिसंबर को
वापस से 60,000 रुपए दे रहे हैं, तो सेम एंट्री वापस से आएगा 31 दिसंबर को, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, बरोबर। उसके बाद वापस से वही एंट्री पेमेंट की, 54,000 से डिबेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक, ठीक छे। उसके बाद लास्ट में इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। तो इंटरेस्ट में है कितना, 1,20,000 है ना, सो 1,20,000 विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, साल भर का। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा टोटल कैपिटल लॉस हुआ था 1.5 लाख रुपए, तो ये 1.5 लाख रुपए को भी तो राइट ऑफ करेंगे ना, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, ये कैपिटल लॉस है। डिबेंचर 5 साल का है ना, तो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो 1/5, 1.5 लाख का 1/5 कितना आता है, 30,000, ठीक है। सो 30,000 से पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन डिबेंचर, दोनों नाम चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में एक बात याद रखना, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो अमाउंट और दूसरा डेबिट कर रहे हो कि क्रेडिट कर रहे हो, साइड, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के बाकी सब सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। डेट क्यों लिखते, कन्वीनियंस के लिए, यार कभी किसी ने पूछ लिया तो बताने में इजी जाता है, कभी कुछ ढूंढना रहा तो ढूंढने में इजी जाता है। अकाउंट का नाम क्या है, कन्वीनियंस के लिए, क्या ट्रांजैक्शन था पहचानने में इजी जाता है, आगे बढ़ने में इजी जाता है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज फॉर कन्वीनियंस। मेन जो दो चीजें, कौन से दो चीजें, एक अमाउंट, दूसरा किधर लिखा, साइड में, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, ये दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन में यही बताया था मैंने आपको, आई होप यू रिमेंबर। ओके, सो एवरीबडी, आप लोगों को मैं थोड़ा ना, अभी कैसा है, मतलब ऐसा है कि एक मतलब ये जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें आपको शायद होमवर्क्स थोड़े ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़े ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। अभी एक और टॉपिक जुड़ गया है, वो भी ख़त्म करना है, तो मैं तो सोच रहा था कि हम लोग 21 या 22 तक वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि एक और टॉपिक जुड़ गया है, तो ये और 2 दिन 3 दिन तो चलेगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पे और क्वेश्चंस करवाता आपको प्रैक्टिस, लेकिन अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू कर दें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ईमानदारी से, ये एंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, ये क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ईमानदारी से घर पे प्रैक्टिस करो, अटकते हो तो मुझे बताओ, ठीक है। एंड यस, आरटीपी एमटीके पीके भी क्वेश्चंस प्लीज़ एक बार देख लेना, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे डिबेंचर्स के, थोड़े से ही हैं, ठीक है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, 5 मार्क के लिए पूछेंगे लेकिन पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग, ये अपनी तरफ से कर लो, मैं क्लास में नहीं करवा पा रहा हूँ, आई हैव टू मूव अहेड, ठीक है, ये प्रैक्टिस करो, और अगर अटकते हो तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई हैव टू डू दिस क्योंकि मैं, 2 चीज़ें हैं, मतलब क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आई एग्री विद दैट, एंड एट द सेम टाइम टाइम इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात नज़र आ रहा है कि हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टाइम फैक्टर के लिए मैं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो, सो मैं अब आ जाता हूँ पहले वाले चैप्टर पे वापस, जो हमारा रह गया था, मैं उसी में आ रहा हूँ वापस, ठीक है। इसमें एक मेजर पार्ट हमारा रह गया था, वही पार्ट में मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसमें आई विल से कि एक तरह का, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अगर हमारे पास अभी एम्पल ऑफ टाइम रहता ना, तो मैं इसको बिल्कुल अलग ही तरीके से आपके साथ डिस्कस करता, अलग ही तरीके से, बिलीव मी, लेकिन अभी
मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए अगर मैं, आप लोग भी अगर देखो, अगर पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स अगर उठा के देखो, तो कंपनी अकाउंट्स में आपको शेयर्स पे ही क्वेश्चंस दिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे, मे बी प्लेन क्वेश्चन और फॉरफीचर वाला क्वेश्चन या तो प्रो राटा, ये तीन में से कोई एक दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको डिबेंचर्स के क्वेश्चन दिखेंगे 5-5 मार्क के, ठीक है, ये दो दिखते हैं, इनको छोड़ के और कुछ दिखता ही नहीं। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ दिखाई दिया तो वो जो शुरुआत में ट्रू और फॉल्स वगैरह पूछते हैं ना कुछ तो वहां पर कुछ तो भी आता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ये जो एरिया है ना, इस पे क्वेश्चंस दिख नहीं रहे, ठीक है। अगर आप पूरे मॉड्यूल को देख लोगे तो यहां पर इन्होंने इसको सिर्फ थियरी करके कवर किया है। आप अगर एंड में देखोगे तो कहीं पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस एरिया पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, जितने भी जन यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं, उन लोगों ने इस टॉपिक को 12th में भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है, और 12th में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं कि बताओ ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा, वहां आएगा, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पे। लेकिन यहां ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यहां पर एक खतरा है खतरा क्यों है? क्योंकि अगर ये एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है तो हम लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं कि अभी भी नहीं आएगा, क्वेश्चंस भी तो नहीं है ना, तो हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद इस पे से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो इंस्टीट्यूट हो सकता है कि सडनली जैसे 12th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस यहां पर भी पूछना शुरू कर दे, ठीक है। सो दो में से एक बात नंबर 1, वैसे मैंने एज अ टीचर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पहला बात है वो ये है कि इस एरिया को अगर किसी के पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है तो इस एरिया को वो अगर छोड़ के जाते हैं तो एक आधा टाइम आई विल से दैट दिस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए क्योंकि शायद इस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, आ भी सकता है ऐसा नहीं, लेकिन नहीं आएगा शायद, ठीक है। बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, दैट्स व्हाट इज माय सजेशन टू यू, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो, आपको नजर नहीं आएगा ये। सो इच्छा आपकी यही होगी कि इसको छोड़ के चले जाए, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि इसको इग्नोर मत करके जाओ, इसको पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, अगर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो अभी तक तो क्वेश्चन पूछा है नहीं, मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन दिया है नहीं, तो हमें खुद ही अंदाज लगाना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो कैसे पूछेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द थिंग्स थियोरेटिकली, नथिंग एल्स। सिर्फ थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन आपको याद रखने का है, ठीक है। कैसे याद रखने का है, देखो, सबसे पहली बात, दिस इज अ फॉर्मेट विच इज इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। हमारा रूटीन बैलेंस शीट नहीं है। रूटीन बैलेंस शीट कुछ ऐसा है हमारा, ये साइड में हम लिखते हैं लायबिलिटीज, ये साइड में हम लिखते हैं एसेट्स, बराबर। आप लोग धीरे धीरे आगे चल के बहुत सारी चीजें देखने वाले हो, है ना। आप लोग इंटरनेशनल लेवल से भी कंपेयर करने वाले हो चीजों को, तो मेरे ख्याल से मैंने ये बता देना चाहिए कि हर जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं होता। यूएस में जाओ, यूएस में आपको यहां एसेट नजर आएगा, यहां लायबिलिटी नजर आएगा, ठीक है। तो भैया इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, ये बात पे सबसे पहले ध्यान देना। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस बात पे सबसे पहले ध्यान दें कि बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। जब मैं कोई अकाउंट बनाता हूं तो वहां पे डेबिट में लिख रहा हूं कि क्रेडिट पे लिख रहा हूं, मैटर करता है। लेकिन जब मैं कोई चीज बैलेंस शीट में लिख रहा हूं तो बैलेंस शीट पे लिखते वक्त मैटर नहीं करता किधर लिख रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे लायबिलिटी, इधर एसेट्स, दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। अगर इसकी जगह मैं यहां पे एसेट लिख दूं, इधर लायबिलिटी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। और
यहां पर कैसा होता है आपको मालूम है कि यहां पर हम लोग लिखते हैं कैपिटल, फिर अपन लिखते हैं अलग अलग तरह के लाइबिलिटीज, फिर अलग अलग तरह के एसेट्स, यही होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका फॉर्मेट बदल के ऐसा कर दिया कि भैया एक काम करने का, पहले कैपिटल और लाइबिलिटीज इनका डिटेल लिखने का, ठीक है, और उसका टोटल लेने का, ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। उसके बाद अलग से लिखने का लिस्ट ऑफ ऑल द असेट्स, ये सारे लिख लिए, फिर इसका टोटल लेने का, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मैच करना चाहिए। प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क है वही, अलग कुछ नहीं है वही, बस प्रेजेंटेशन में फर्क है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला कि नहीं हमको थोड़ा और डिटेल देने का है। डिटेल देने का मतलब देखो, इन्होंने बोला कि ये तुम इस साल का तो लिखोगे, दिस ईयर का तो लिखोगे, लेकिन हमको ना बैलेंस शीट को ऐसा बनाना है जिसमें अपन कंपैरिजन कर पाए अपने आप के परफॉर्मेंस को। तो इसके लिए क्या करने का, बाजू में एक और कॉलम बनाने का, ठीक है, प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है। अब आप खुद एक बार सोच के देखो, जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया एंड यू रियली वांट टू, यू आर वेरी सीरियस विथ योर स्टडीज एंड एवरीथिंग, आप ईमानदारी से देखना चाहते हो कि जो आपने टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया अच्छा किया कि नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक फॉर्मेट बना ले रहे हो कि पिछले टेस्ट सीरीज में मैंने ये स्कोर किया था, इस टेस्ट सीरीज में मैंने ये स्कोर किया है। कंपेयर कर पाओगे ना कि आप बेहतर इंप्रूव कर रहे हो कि नीचे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही है कि हम पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर पाए कि पिछले साल से इस साल में हम लोग और ग्रो किए कि नीचे गए, ठीक है, ये क्लियर। दिस ईयर प्रीवियस ईयर, ये हो गया, यहां तक सबको समझा। यस, अब बात ऐसा है कि ये फॉर्मेट बनाने वाले लोग भी कभी ना कभी अकाउंट सीखे होंगे, है ना, कभी ना कभी ये लोग भी अकाउंट सीखे होंगे, कभी ना कभी ये लोगों ने भी शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे होंगे, 11th-12th में अकाउंट्स किया होगा, कभी ना कभी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब 11th-12th में जब हम लोग फाइनल अकाउंट सीखते हैं तो मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है हादसा, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग रहते हैं किस्मत वाले, लेकिन कुछ शर्मा जी के बेटे टाइप रहते हैं जो बिंदास, कोई कभी गलती हुई नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ लोग भी रहते हैं हमारे तुम्हारे जैसे जो गलती कर करके ही सीखते हैं, ठीक है, गलती करते ऐसे नहीं कहूंगा, गलती कर करके सीखते हैं, ओके। तो होता क्या था, वो जमाने में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते थे और टैली नहीं होता था, बैलेंस शीट अक्सर टैली नहीं होता था, ठीक है। फिर बाद में ढूंढे अपन ने, थोड़ी देर बाद कुछ तो भी मिला, अरे यार ये तो लिखा ही नहीं यार, अरे ये अमाउंट गलत लिख दिया, तो उसको अपन अपने स्टाइल में रेक्टिफाई करते रहे, बराबर, काट कुट के ओवरराइट करके रेक्टिफाई कर लिया, फिर वापस से एक रेक्टिफिकेशन किया, तो फिर हम लोग को बिलीव हो जाता है कि अब तो टैली हो जाएगा यार, हालांकि 3-4 और है, लेकिन तब नहीं मालूम रहता है। तो अपन क्या करते हैं, उसी से फिर से एक बार चेक करके देखते भी टैली हुआ क्या, नहीं हुआ यार, देखते यार कहाँ गया, वो ढूंढना बड़ा जान पे आता है, फिर से ढूंढते अपन, फिर ढूंढते फिर से नजर आया, हाँ ये रहा, फिर उसको भी काट के ओवरराइट करके इधर करेक्ट करके लिखा, फिर से टैली करके देखा, नहीं हो रहा यार, फिर ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, फिर दोस्त में से किसी को, ए तेरा रजिस्टर दिखा, रजिस्टर लेके, यार सब तो सेम है सब, अबे ये लिख रहा, अरे यार ये तो लिखा ही नहीं, हाँ ठीक है, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूँ, ऐसे थोड़ा सा जगह बना के लिखा, फिर से टैली करके देखा, किडिंग मी, ये बार बार करते रहते अपन, और करते रहते तो कैसा होता है, फाइनली टैली होता है, लेकिन वो फाइनल आउटपुट दिखने में कैसा होता है बरोबर, तो ऐसा है। तो यही है, इंस्टीट्यूट वाले तब उनके मन में यही फील आता है, बोला यार हमारा अकाउंटिंग इतना बढ़िया अंगूर है और इसको मैं सौंपूं किसके हाथ में, इस लंगूर के हाथ में तो उनको थोड़ा बुरा लगता है ना, तो वो मार्क्स काट देते हैं चेक करने वाले लोग, ये होता है गड़बड़, गेटिंग मी। तो यही एक प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने ये फॉर्मेट बनाते वक्त बोला यार वो जमाने में भी प्रॉब्लम होता था, आज भी होगा, अभी भी हो सकता है, इसलिए एक काम करते हैं, ये इधर ना एकदम नीट एंड क्लीन रखने का, टेंशन नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। आपको कैलकुलेशन करने का है, आपको जो भी कैलकुलेशन करने का है अलग से बनाने का, तो यहां पे एक और कॉलम बना दिया, नोट, ठीक है। ये जो भी चीजें इधर लिखने का है ना, उसके बाजू में इधर नोट नंबर लिखने का, 1 2 3 4 नोट नंबर लिखने का।
और ये नोट अलग से बनाओ, ठीक है। ये नोट में आप लिखो दुनिया भर के कैलकुलेशन, जितने गड़बड़ घोटाले करने, जो कुछ भी करना है सब इधर करने का, ये एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है। तो यहां पे फाइनल आउट नोट में, ठीक है। देखो जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग कोई कोई चीज समरी करके, मतलब ग्रुप करके लिख लेते हैं। जैसे आप लोग बैलेंस शीट पे देखते हो डेटर्स, देखते हो ना, बैलेंस शीट पे आप क्या देखते हो, डेटर्स। बैलेंस शीट पे आप देखते हो क्रेडिटर्स। लेजर में जाके देखना, कभी आपको डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट नजर ही नहीं आएगा। लेजर में होता ही नहीं ऐसा कोई अकाउंट। सर लेकिन हमने बैलेंस शीट पे तो लिखा है। हाँ बैलेंस शीट पे लिखा है तो टेक्निकली आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। सर मतलब, अरे भैया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज टोटल, ठीक है। मुझे शर्मा जी से पैसे लेने हैं, वर्मा जी से लेने हैं, गुप्ता जी से लेने हैं, पांडे जी से लेने हैं, अलग अलग जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, ये सबका टोटल ले लेते हैं अपन, और वो टोटल को इकट्ठा लिख देते हैं एज डेटर्स। गेटिंग मी? इसी तरह से जिन जिन को पैसे देने हैं इन सबका टोटल ले लेते हैं और उस टोटल को लिखते हैं एज क्रेडिटर्स। लेजर में जाओगे तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट नजर आएंगे, एक 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 अलग अलग अकाउंट, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में एक 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 लिखते बैठेंगे तो हो गया यार, पूरा बैलेंस शीट नाम का, बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, बैलेंस बुक बोलना पड़ेगा फिर उसको, बैलेंस रजिस्टर। गेटिंग मी? तो वो हो नहीं सकता, इसलिए उसको शीट ही रहने दो, एक पेज में बने रहने दो। तो इसीलिए हम लोग उसको वैसा ना लिखते हुए उसका टोटल लेके डेटर्स क्रेडिटर्स करके लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप अलग से एक नोट में डेटर्स का टोटल ले रहे हो ना, अलग से एक नोट में क्रेडिटर्स का टोटल ले रहे हो, तो यहां पर ऐसा ही हो गया कि सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स क्यों, सबके साथ ऐसा करो, ठीक है। जो कैलकुलेशन करना है नोट में करने का, जस्ट लाइक वर्किंग नोट दैट वी मेक, और उसका फाइनल आउटपुट इधर लिखने का है, as simple as that. So this is the basic format. देखो अभी कैसा दिख रहा है, यहां पे थोड़ा सा नजरिया बदला, पर्टिकुलर्स दिख रहा है, नाम लिख रहे हैं अपन, बाजू में नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और उसके बाजू में फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। आज अब उसके बाद क्या दिख रहा है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये कैसा था कि कंपनीज एक्ट में ये फॉर्मेट बनाते वक्त लोग भावुक हो गए, काफी भावुक हो गए। कैसे भावुक हो गए, ये बोले कि यार बैलेंस शीट पे यू ओनली राइट लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। ऐसा कैसा यार, सिर्फ लाइबिलिटी एंड एसेट, ये तो गलत है ना यार। व्हाट अबाउट इक्विटीज? अरे इस टाइप से कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होता है, सिर्फ लाइबिलिटी थोड़ी ना होता है। हालांकि अगर देखने जाओ तो कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, कैपिटल भी तो ओनर को देना ही है ना, द मनी इज पेबल टू द ओनर अल्टीमेटली, है ना। तो वो भी तो एक तरफ से लाइबिलिटी हो गया, है ना। हाँ वो भी लाइबिलिटी तो हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि कुछ तो फर्क है ना यार, ये ओनर है और बाकी बाहर वाले हैं, इसलिए तो नाम अलग है, अदरवाइज उसको भी हम लोग लाइबिलिटी कह देते, है ना। तो वही है, जब साइड का नाम पॉपुलर हुआ तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को अपन लाइबिलिटी साइड ही बोलते हैं, अपन और कोई नाम नहीं देते। तो इन्होंने यहां पे नाम बदल दिया, क्या नाम बदल दिया, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। देखो ठीक है, इंपॉर्टेंस दो ना भैया, इक्विटी यानी कैपिटल, इनको भी तो इंपॉर्टेंस दो, ओनर एंड लाइबिलिटीज, ओनर एंड आउटसाइडर, ठीक है। तो आपको वहां पे नजर आ रहा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब ये दो, पहले दो इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस में फंडिंग आया है, कुछ ओनर के पास से, अपने लोगों के पास से, कुछ पराये लोगों के, आई मीन आउटसाइडर्स के पास से है ना। तो दोनों में भेदभाव किया, अपने इक्विटीज, बाहर वाले लाइबिलिटीज। पहले दो इक्विटीज, दूसरे दो लाइबिलिटीज, ठीक है। अब यहां पर जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ये इनका रिक्वायरमेंट है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स, और फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट समझता है सबको, शेयर वारंट्स मालूम है क्या क्या है? देखो शेयर वारंट्स एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है, एक पेपर, एक पीस ऑफ पेपर ही है, जिसमें बेसिकली आप कंपनी एक ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करके देता है कि आप जब भी इस वारंट को इनकैश करवाओगे आपको शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप जब भी वारंट को लेके जाके कंपनी को सबमिट करोगे तो उसके बदले में आपको शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट इज शेयर वारंट।
कम ही दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दिखता है कभी कभार। तो है वही शेयर कैपिटल जैसे ही है, इसलिए इसको भी वहीं पे लिखा, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल जैसा है इसलिए उसको शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कुछ याद आ रहा है? एप्लीकेशन मनी मिल गया जो हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करके रखते थे, है ना, लेकिन इनको अभी तक पैसे नहीं दिए, अलॉट नहीं किया, पैसे नहीं दिए मतलब शेयर्स नहीं दिए, अलॉट नहीं किया, तो पड़ा है वो हमारे पास। तो पड़ा है तब तक हम लोग एज एप्लीकेंट उनको उनकी तरफ हमारा ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करेंगे। सो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा रहेगा तो वो यहां आएगा, ठीक है। जब तक रिटर्न नहीं कर दिया तब तक यहां आएगा, रिटर्न कर दिया तब तो चला गया, तब तक अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, यही नाम है। सीधे साधे भाषा में हम इनको कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नॉन करंट बोले तो लॉन्ग टर्म, करंट लाइबिलिटी बोले तो शॉर्ट टर्म। बचपन से सुनते आए अपन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, है ना। वैसे यहां पर करंट लाइबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म को नॉन करंट लाइबिलिटी का बात एक ही है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन शोन लिया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स समझता है सबको? डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डेफर्ड टैक्स? हालांकि उसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट वांट टू नो। क्या हो गया? अरे खत्म कर लेते ना यार, फिर से कल क्यों एक्सटेंड करेंगे, आज ही खत्म कर लेते इसको, ठीक है। मैं पूछ रहा था कि डेफर्ड टैक्स मालूम है क्या सबको? क्या होता है डेफर्ड टैक्स? मालूम है ना? हाँ चलो ठीक है। तो वही डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इधर आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोले तो लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं, लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं होता, गलत है। डेफर्ड टैक्स बता दूं? चलो बता देता हूँ क्या होता है। देखो इसके बारे में ज़्यादा भावुक नहीं होना क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। देखो कैसा है, आप लोग पढ़ोगे इसका डिटेल आगे चल के, लेकिन कैसा होता है कि जैसे आप अभी कैलकुलेशन सीख रहे हो, आपने देखा कि डेप्रिसिएशन का एक तरीका होता है, ये अपन इस तरह से डेबिट करते हैं, इस तरह से राइट ऑफ करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ तो भी करते हैं। क्या देख रहे हो अपन देख रहे हो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बराबर। अकाउंटिंग में क्या कहा गया है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे? कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारे बातों को चुपचाप एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता। इनकम टैक्स का अपना खुद का अलग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। वो बोलता है कि अकाउंट्स का कैलकुलेशन अलग, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अलग। मतलब इनकम टैक्स में अपना ही है सब कुछ, डेप्रिसिएशन का तरीका ही अलग है, ठीक है। आप देखोगे कि यार हमने एसेट को 10 महीने यूज किया तो हम लोग उसको 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वहां बोलते हैं भैया 6 महीने तक यूज किया तो आधा, 6 महीने के ज्यादा यूज किया तो पूरा, मतलब पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन। अपना ही तरीका है उनका, ठीक है। रेट भी अपने ही तरीके के, ठीक है। ये सब चीजों में जो अपन देखते जा रहे हैं कि कोई खर्चा है, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसको 4 साल 5 साल में डिवाइड करना, रेवेन्यू नेचर का है तो पूरा 1 साल में करने का। इनकम टैक्स में जाके पढ़ोगे तो रेवेन्यू नेचर की चीजें तो 1 साल में दिखेंगी ही, कैपिटल नेचर के भी कुछ कुछ चीजें वो 1 ही साल में चार्ज कर देते हैं, होता है। तो इनकम टैक्स में अलग 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 बातें लिखे हैं और देयर विल बी ऑलवेज अ डिस्प्यूट बिटवीन अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है। ये डिफरेंस आता रहेगा और ये डिफरेंस की वजह से होगा क्या, दैट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो। एक्सपेंस और इनकम जितना है उतना ही रहेगा, द टाइमिंग विल डिफर। द टाइम व्हेन इट कम्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द टाइम व्हेन इट विल कम इन द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, दिस माइट डिफर। अब सोच के देखो, मैंने किसी एक खर्चे को 5 साल में डिवाइड किया अकाउंट्स में, कैपिटल नेचर का है बोल के, तो मैंने तो 5 साल में डिवाइड किया ना,
ये इस साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल ऐसा आ रहा है, इस साल सिर्फ 1/5 आया। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं, हम लोग पूरा का पूरा इसी साल चार्ज कर देंगे। तो अमाउंट उतना ही है, लेकिन वो 5 साल में डिवाइड करने की जगह उन्होंने सिर्फ पहले साल में चार्ज कर दिया। क्यों किया? वहां पे लिखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानून में लिखा है वहां पे, तो उन्होंने वैसा कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, द अमाउंट इज सेम, द टाइमिंग डिफर्स, और वो टाइमिंग डिफरेंट होने की वजह से मेरे यहां का प्रॉफिट और वहां का प्रॉफिट दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, और ये प्रॉफिट अगर अलग अलग आया तो इसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा। किडिंग मी? सो मैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक चल रहा हूं आगे, तो यहां पर ये जरूर नजर आएगा कि टैक्स में हो सकता है कि आगे चल के मुझे कुछ और पैसे देने हैं, या ये भी हो सकता है कि मुझे टैक्स का रिफंड लेना है। किडिंग मी? मैंने एक्सेस टैक्स भर के रखा है, ये एडजस्ट होना बाकी है। दो में से कोई एक बात। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक या तो मैंने जो अभी अभी जो दिखाया हुआ है इनकम टैक्स के मुताबिक ना, मेरे को और ज्यादा पैसे देने हैं, सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिलेड टैक्स लायबिलिटी, ये आगे चल के एडजस्ट होगा। ठीक है, और वहीं पे ये भी हो सकता है कि मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज्यादा टैक्स भर दिया है, ये एडजस्ट करना है। इन दैट केस इट विल बिकम अ डेफर्ड टैक्स असेट। समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं सोचने का इसके बारे में, बस हल्का फुल्का समझना है, ज्यादा डिटेल नहीं। ठीक है, तो ये असेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। तो लायबिलिटी रहा तो इधर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में, असेट रहा तो नॉन करंट असेट में। देखो नीचे दिखाई देगा आपको, नॉन करंट असेट में सी में देखो, दिखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए उधर के अलग एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी होते हैं। अपन जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद तो बहुत इजी होता है वो। ठीक है, चलो, तो ये सब इस तरह का है। ठीक है ना, चलो अभी जल्दी से वाइंड अप करना है यार। मैं ना डिस्कस करने जाता हूं तो कुछ ज्यादा ही बोल देता हूं। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भैया, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है। तो ये यहां पर ऐसे दिखे आपको, अब इसी तरह से आपको असेट में नजर आ रहा है, नॉन करंट असेट एंड देन करंट असेट्स। ठीक है, अब आराम से, ये कैसा है पता है क्या? आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ते वक्त एक चीज पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन को लेके, मार्शलिंग। मार्शलिंग, मार्शलिंग में आपने दो चीजें देखे होंगे। मार्शलिंग इज अबाउट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग। तो सीक्वेंस ऑफ राइटिंग में आपने दो चीजें देखे होंगे। कौन से दो चीजें? कुछ याद पढ़ा, याद आ रहा है कुछ? एनीथिंग थियरी में आता है? An order of liquidity, order of permanence, order of liquidity, बराबर? What is order of permanence? Long term to short term. What is order of liquidity? Short term to long term, बराबर? चलो, तो इधर कुछ दिख रहा है आपको? ये लोग फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा परमानेंट क्या है? शेयर कैपिटल, वो सबसे पहले दिखा। उसके थोड़ा कम, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा लंबा ड्यूरेशन के लिए चल रहा है क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी। और सबसे नीचे क्या लिखा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, सेम चीज यहां पे नजर आ रहा है। देखो, नॉन करंट एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये पहले नजर आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है, और हाँ, उसके डिटेल याद रखना है। इनमें से स्पेशली ये वाला याद रखना है भैया, ये स्पेशली याद रखना है। ठीक है, देखो यही चीज हम लोगों ने वहां देखा था, इफ यू रिमेंबर। यही प्रेजेंटेशन कभी कभी हमारे शेयर्स के क्वेश्चंस में हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो ये पूरा पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल फॉलोइंग पॉइंट्स इज टू बी केप्ट इन माइंड, यानी इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, सबके लिए ऐसा कुछ लिखना है। क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड। तो बात को समझो, यू आर मेंशनिंग सम अमाउंट्स, जस्ट मेंशनिंग, एंड यू आर अकाउंटिंग सम अमाउंट्स। दोनों में फर्क है। ठीक है, कुछ बातें जस्ट इंफॉर्मेशन है, यू आर जस्ट मेंशनिंग, और कुछ बातों की